नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पेरिस से अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शेख खविन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर हैं, जिसके बाद अब पेरिस से अबू धाबी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शेख बिन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। द्विपक्षीय मुद्दों पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के पहुंचे हैं, जहां से अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शेख बिन जायद के साथ बैठक करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो नया अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस के दौरे को लेकर अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत का कारण बनती दिखाई दे रही है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली सहित कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर नदियों का तेजी से जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां बाढ़ से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, घटने लगा यमुना का जलस्तर। बड़ी जानकारी, बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगातार दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यमुना का जो स्तर है वो अब धीरे धीरे घटने लगा है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनेंद्र, अब धीरे धीरे यमुना का स्तर घट रहा है, क्या अपडेट है इससे लेकर, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली जो थी पानी पानी हो गई थी, साफ तौर से यमुना जी में जिस तरीके से बाढ़ देखी गई और दिल्ली के जो कई तमाम इलाके पे, चाहे वो लाल किला हो, कश्मीरी गेट हो, ITO हो या राजघाट हो, तमाम ऐसे इलाके डूब गए थे, या फेज 1 हो, बदरपुर हो। तो अब वहाँ कहीं कहीं राहत मिल रही है। जो यमुना जी है उनका लगातार जो है जलस्तर अब घटता नजर आ रहा है। 207.55 मीटर तक आ गया है और जो खतरे के निशान है उसके नीचे जो यमुना जी अब बह रही हैं। तो कहीं कहीं जो दिल्ली वासी हैं अब उन्हें राहत मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल अवनेंद्र, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों को अब राहत मिल सकेगी क्योंकि यमुना का स्तर घट रहा है धीरे धीरे, लेकिन मौसम को देखा जाए तो बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि लोग अपने घरों के लिए वापस लौट पाएंगे? कितना समय लगेगा इसमें? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों के लिए लौटने की बात करें तो वो घर से बेघर हो गए। तो अभी वो घर पर नहीं लौट पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। और बात करें यमुना जी की, तो अभी तो जलस्तर घट रहा है क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्रों में कभी किसी तरीके की भी उम्मीद नहीं जताई जाती। किसी टाइम अगर घट रहा है तो बढ़ भी सकते हैं, तो तमाम इस तरीके पे। लेकिन जो घर से बेघर हो गए तो उन्हें काफी समय लगेगा, कहा जाए, वो अपने घर लौटने में। लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो भी लगातार काम कर रही है और तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार जल निकास के लिए और तमाम जो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया उनको भोजन पहुंचाने के लिए और उनको सुरक्षित जगह पर रखने के लिए तमाम जो है दिल्ली सरकार के लोग। बिल्कुल अवनेंद्र, क्या अभी भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है? अब रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। पिछले 2 दिन से हमने देखा लगातार जो था आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता थे और जो तमाम अधिकारी थे उनके द्वारा जो था लगभग 50 बोट आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा चलाए गए थे, उनसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब जो लगभग 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अब कोई भी किसी तरीके के जो व्यक्ति हैं वो जो बाढ़ वाला क्षेत्र था वहां पर नहीं उनकी उपस्थिति है, उन्हें पहले ही सुरक्षित जगह पर कर दिया गया था। अब किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा और तमाम ऐसे दिल्ली के मार्ग हैं जो आज शाम तक खुल भी जाएंगे, जो बंद कर दिए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, ब्रैकेटिंग कर दी थी। लेकिन अब जो जिस तरीके से यमुना जी का जलस्तर घट रहा है तो उनको देखते हुए कहीं कहीं शाम तक हो सकता है कई दिल्ली के ऐसे जो मार्ग हैं जो तमाम ऐसे रोडों से जोड़ते थे, जैसे ITO वाला है गाजियाबाद की तरफ जाता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है, इंद्रप्रस्थ की तरफ जाता है, तो इधर मंडी हाउस की तरफ आता है, संसद भवन के, ये भी मार्ग बंद था। तो हो सकता है शाम तक जो है मार्ग कहीं कहीं खोल दिए जाए। जी चलिए, ठीक है अवनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं चिराग पासवान। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां एनडीए की बैठक में शामिल होंगे चिराग पासवान। जेपी नड्डा ने भेजा पत्र। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी न्योता भेजा गया है। 18 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें एनडीए की बैठक में चिराग पासवान भी शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा ने पत्र भेजा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी भेजा गया है पत्र।
18 जुलाई को बैठक होनी है। 18 जुलाई को बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसके लिए एनडीए की बैठक में चिराग पासवान भी शामिल होंगे। तो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जेपी नड्डा ने उन्हें पत्र भेजा है। साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन मांझी को भी पत्र भेजा गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। ओम, एनडीए की बैठक है 18 जुलाई को, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक के बारे में? कौन कौन इस बैठक में शामिल होने जा रहा है? तो तकनीकी खराबी की जी ओम। पूनम, एनडीए के तमाम दल उस बैठक में 18 जुलाई को शामिल होंगे। उससे उलट ये एक फैसला आया है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो दोनों को पत्र लिखते हैं, चिराग पासवान को पत्र लिखते हैं और जीतन मांझी को पत्र लिखते हैं। उस पर साफ तौर पर यही लिखा होता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके प्रमुख चिराग पासवान हैं, और हम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन मांझी, वो इस बैठक में शामिल हो। उनको मतलब आमंत्रित किया गया है एक तरीके से, क्योंकि ये पूनम ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमें दिखता रहा पिछले कुछ दिनों से, और चिराग पासवान यहाँ तक कहते रहे कि प्रधानमंत्री राम है तो हम उनके हैं, तो हम हनुमान बन के उनके लिए काम करेंगे, कहीं ना कहीं एनडीए से बाहर रहकर भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि ये चिराग पासवान भी शामिल होंगे ही होंगे। और रही बात जीतन मांझी की, तो जीतन मांझी अभी जो उनके बेटे जो इस्तीफा दिए बिहार सरकार के कैबिनेट से, उसके बाद से भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब जीतन मांझी एनडीए की कमान संभालेंगे और एनडीए की कमान पकड़ेंगे। बिल्कुल ओम, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में बैठक होना लाजमी है और सभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। 2 लोगों को न्योता भेज दिया गया है। इन 2 लोगों के अलावा और कौन इस बैठक में शामिल होने जा रहा है? ओम पूनम, ये इन दोनों के अलावा बीजेपी के जो भी एनडीए में शामिल जो दल हैं वो शामिल होंगे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आपका निषाद पार्टी हो या फिर तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हम कह लें, वो सारे इसमें शामिल होंगे। और रही बात इसकी 2024 के इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो भी एक तरफ एकजुट होने की पुरजोर कोशिश कर रही है और जगह जगह पर बैठकें कर रही है। तो अब दूसरे तरफ हमें देखने को ये मिलेगा कि अब 18 तारीख को एनडीए की इस 2024 के मसले पर पहली बैठक होनी है। तो अब महागठबंधन की भी बैठक लगातार जारी है और अब वो कर रहे हैं एकजुटता के लिए। जी चलिए ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत की वजह बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली सहित कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी ओर नदियों का तेजी से जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर यूपी का प्रशासनिक अमला मुस्तैद दिखाई दे रहा है और जल स्तर पर बारीकी से निगाह बनाए हुए है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी यमुना पट्टी क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के कानपुर में देखने को मिला, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बदलाव देखने को मिल रहा है। यमुना के बदलते जलस्तर से यमुना पट्टी के किनारे के गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, जनपद कानपुर देहात में लगभग 42 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। गत वर्ष भी जो बाढ़ हमारे यहाँ पे आई थी उसका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया था और देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ इन एनी विलेज। तो हम लोग का वही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि ना हो और जो भी हमारा प्रॉपर्टी लॉस होता है वो मिनिमाइज़ करा जा सके। जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनके यहाँ पे खेत हैं, जो फसल करते हैं, उनका पहले से ही सर्वे कर लिया जा रहा है और उनको प्रधानमंत्री
फसल बीमा के तहत हम लोग ने उनको बीमा अपना करा लेने के लिए यहाँ पे कैंप भी लगाया है। साथ ही जो भी और तैयारियां हैं, जैसे हर गांव में आपदा मित्रों का चयन, पीए सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट और बाढ़ चौकी और राहत शिविर बनाना, वो सब भी हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। प्रत्येक गांव जो प्रभावित होता है उसके लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जा रहा है पृथक से, और हर गांव में हम लोग इसी प्रकार से राहत चौपाल कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की ये तस्वीरें, जहां अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट मांगी गई है। वहां अधिकारी डीएम ने यमुना पट्टी का दौरा किया और निरीक्षण भी किया। बाढ़ के हालात उत्तर प्रदेश के कानपुर में बने हुए हैं, जिसे लेकर डीएम ने यमुना पट्टी क्षेत्र का दौरा किया और लगातार वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में, इसे लेकर यमुना का जल स्तर बढ़ गया है और वहां डीएम पहुंचे अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट भी मांगी गई। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की तस्वीरें, जहां डीएम ने यमुना पट्टी क्षेत्र का दौरा किया। बता दें कि डीएम ने यमुना पट्टी का दौरा करते हुए यहां जितने भी आसपास के गांव यमुना के जल स्तर बढ़ने से चपेट में आए हैं, उनका निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि देश भर के कई राज्यों में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार बारिश हो रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भी यमुना का जल स्तर बढ़ने से वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसे लेकर डीएम ने यमुना पट्टी का दौरा किया और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद के लिए वहां के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी नेहा जैन ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर भोगनीपुर तहसील इलाकों का औचक निरीक्षण किया और पल पल की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। हत्या के मामले में गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई। मामला ऊसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या का है। दरअसल साल 2023 में मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय के प्रार्थना पत्र पर गाजीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार पर हत्या का केस दर्ज किया था। आईजीआरएस पर मिले प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस ने जनवरी 2023 में एक केस दर्ज किया था। बता दें कि ऊसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर में समान नागरिकता कानून यानी यूसीसी के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद जमीयत उलेमा हिंद द्वारा मस्जिदों के बाहर एक बार कोड जारी कर दिया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने यूसीसी का विरोध करते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपनी राय दें। इस दौरान जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने मोबाइल से बारकोड को स्कैन कर इस पर अपनी राय भी दी है। यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश सचिव मौलाना कारी जाकिर हुसैन ने बताया कि जमीयत उलेमा हिंद ने एक बार फिर कोड को लेकर अपील की है। यूसीसी इस वक्त देश के लिए मुसीबत नहीं है। तो यूसीसी का विरोध कर रहे लोगों के लिए मस्जिदों को बारकोड जारी कर दिया है। जो बारकोड स्कैन किया है, हम जो यूसीसी कानून जो आ रहा है उसके खिलाफ हम ये मुजाहरा कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम इसको स्कैन कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महबूब उद्दीन साहब की तरफ से अपील थी कि मुल्क की एकता के लिए, अमन व शांति के लिए जुमे के दिन 14 जुलाई को योम दुआ के तौर पर मनाएं। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में दुआ हुई है देश की एकता, अखंडता के लिए, अमन व शांति के लिए।
एक बार कोड भी आपने मस्जिद के बाहर लगाया है, क्या उस हाँ, ये बार कोड जो लॉ कमीशन ने राय देश के अंदर तो लोग अपनी राय दे रहे हैं। बंदिश कुछ नहीं है। तो वहीं बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा से अमन और शांति का संदेश दिया। तो बुलंदशहर की तस्वीरें जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा से अमन का पैगाम हमने दिया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। बुलंदशहर की तस्वीरें जहां कांवड़ियों को सुरक्षा के लिहाज से रिफ्लेक्टर जैकेट भी बांटी गई। साथ ही साथ प्रशासन ने बाइक सवार कांवड़ियों को हेलमेट भी बांटे। तो बुलंदशहर की तस्वीरें मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। लोगों ने कहा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा से अमन का पैगाम हमारी ओर से दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने यहां कभी भी किसी को विकास करते हुए नहीं देखा। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन इससे पहले गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक संज्ञान लेने नहीं पहुंचा है। बता दें कि सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जिन परिवारों के मकानों में पापधोई और ढमोला नदी में पानी के उफान की वजह से बाढ़ आने पर पानी भर गया था, उन सभी परिवारों को ऊंचे और सूखे स्थानों पर भेजा गया, जिसके निरीक्षण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई। उनको घर से बाहर निकालकर उनका रेस्क्यू किया गया और शिविरों में सोने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यमुना, हिंडन, धमोला, पावधोनी आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। सावन मास के कांवड़ मेले में हरिद्वार से गंगाजल भरकर पैदल कांवड़ लेकर पहुंच रहे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का नगरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मंत्री संजीव बालियान ने नगर की हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंचकर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कर अपनी यात्रा संपन्न की। बता दें कि मुजफ्फरनगर की सुख और समृद्धि के लिए 4 दिन पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हरिद्वार से गंगाजल भरकर कांवड़ उठाई थी, जिसके चलते केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान अपने लाभ लश्कर के साथ पैदल कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां पर जगह जगह मंत्री संजीव बालियान का जनता ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नगर के शिव चौक पर पहुंचकर सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिवजी पर जल चढ़ाया और जिले के सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगी। चार दिन पहले कांवड़ लेकर चला था, पूरे उत्तराखंड की जनता से प्यार मिला और आज मुजफ्फरनगर जिले में जब से घुसा हूं जनता तो जब से साथ है। और आज जब शिव चौक की तरफ आ रहा था, पूरा शहर मानो शिव चौक पर गंगा जल चढ़ाने आ रहा हो। ये गंगा जल जो लेकर आया था, मैं अकेला नहीं लेकर, ये पूरे मुजफ्फरनगर की जनता की भावनाओं और पूरे मुजफ्फरनगर की सुख और समृद्धि के लिए मैं गंगा जल लेकर आया था। और शिव चौक पे गंगा जल चढ़ाया गया है, ये पूरे जिले की जनता की तरफ। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां आम तोड़ने के चक्कर में युवक ने अपनी जान गंवा दी। पेड़ में हाईटेंशन लाइन की वजह से करंट दौड़ गया और उसकी वजह से युवक की मौत हो गई। आम तोड़ने के चक्कर में युवक ने अपनी जान गंवाई। बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां युवक
पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा था। पेड़ में हाईटेंशन लाइन की वजह से करंट दौड़ गया। करंट लगने से युवक की मौत हो गई। दमकल विभाग ने युवक को पेड़ से नीचे उतारा। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि यहां निकाह होने के 3 घंटे बाद ही दुल्हन को तलाक दे दिया गया। दूल्हे ने दुल्हन को 3 तलाक दे दिया। दूल्हे ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे शादी में दहेज में कार नहीं मिली थी। 30 लाख रुपए खर्च करके निकाह किया गया था, जिसके बाद दूल्हे को कार न मिलने से नाराज दूल्हे ने 3 घंटे बाद दुल्हन को तलाक दे दिया और दूल्हा आभूषण और कैश लेकर फरार हो गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां निकाह के 2 घंटे बाद 3 तलाक दे दिया गया। इसी बीच बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात शिशु की मौत हो गई। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात शिशु की मौत हो गई। नानी पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उसकी नानी ने शिशु की गला दबाकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला बुलंदशहर का है, जहां परिजनों ने नानी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी है। पुलिस शिकायत के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर का है, जहां बुलंदशहर के स्याना कस्बा में एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसका आरोप नानी पर लगाया गया। परिजनों का कहना है कि शिशु की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।